हाँ बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हम लोगों ने थ्योरी पार्ट खत्म कर दिया था। देखो, मॉडर्न फिजिक्स में इससे सवाल जरूर आता है, तो हम लोग पहले सवाल को यहाँ देखते हैं। सवाल करने का आइडिया आपको मिल जाए तो सवाल किया भी था शुरू में, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कराया था। इसके आगे बढ़ लेते हैं। जो सवाल कराने लायक है उसको मैं लेके चल रहा हूँ बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 महज एक फार्मूला, बस थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। फार्मूला इसमें ये कहा गया है, इफ वी एक्सप्रेस एनर्जी ऑफ फोटॉन इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम्स, देन एनर्जी ऑफ फोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन। फार्मूला पूछा गया है, बस इसका रूप बदल दिया गया है। बच्चों, फोटॉन की एनर्जी जो हमारे पास होती है, हम लोग लिखते हैं एस सी बाई लैम्बडा। एक फार्मूला ये होता है, एक एच न्यू होता है। उन्होंने यहाँ पर जो कैलकुलेशन का तरीका, भाई एच न्यू ये भी तो एक फार्मूला है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा रूप बदल कर पूछा, इफ एक्सप्रेस एनर्जी ऑफ फोटॉन इन किलो इलेक्ट्रॉन, अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं एनर्जी को दिखाऊं तो उस रूप में एनर्जी को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होगा। तो बच्चों, यहाँ के अंदर या किसको कैलकुलेट, एनर्जी ऑफ फोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दी फार्मूला। यहाँ के अंदर देखो, हमने बताया था कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लगभग में आता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, डिवाइडेड बाय, यहाँ के अंदर बच्चों हमने बताया था लैम्बडा को हम लोग एंगस्ट्रॉम में अगर रखें तो हमको रिजल्ट किस में मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट लाना है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट नहीं लाना है, हमें किस में लाना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा यहाँ जब इसको मैं चेंज करूंगा, देखो 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्बडा, मैं लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम में रखने जा रहा हूं, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह मैं चाहता हूं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू यहाँ के अंदर एंगस्ट्रॉम। अब जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो होगा क्या, ये वाला एंगस्ट्रॉम बेटा यहाँ वाले एंगस्ट्रॉम से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अब हमें रिजल्ट किस में दे देगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिजल्ट लाने के लिए इसको यहाँ से मिला दो, आ गया 12.4, क्यों बच्चा, डिवाइडेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा को एंगस्ट्रॉम में रखोगे, आपको रिजल्ट यहाँ किस में मिलेगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी तो फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला है, लेकिन सवाल ने कहा है कि हम अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहे तो उसके लिए क्या सटीक फार्मूला होगा। एक सवाल है छोटा सा, चलो आगे बढ़े। देखिए अगला सवाल बहुत आसान सा, सिंपल सा है। जो बहुत सिंपल सवाल होंगे आप बता दीजिएगा, उसको मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे ये सवाल है, चलिए एक आप पहले शुरू में करा देते हैं, कुछ 8-10 सवाल लगातार, थोड़ा मोमेंटम मिल जाए। कहा गया वर्क फंक्शन ऑफ फॉर सोडियम एंड कॉपर आर दिस एंड दिस। यहाँ के अंदर बच्चों दो मेटल हैं, सोडियम मेटल है और कॉपर मेटल है। सोडियम तो खतरनाक होता है, यहाँ के अंदर ये दो मेटल्स, मेरे बहादुर बच्चों देखो समझो सीखो आगे बढ़ो। सपोज करिए ये हमारा सोडियम मेटल है और ये बच्चों कॉपर है। ओके, सवाल है सर इसका जो वर्क फंक्शन है, जो इसका मिनिमम खर्चा बर्चा है वो आपको दिया गया है। सर सोडियम का मिनिमम खर्चा बर्चा कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कॉपर का मिनिमम खर्चा बर्चा जो है, वर्क फंक्शन फॉर कॉपर, ये हमको दिया कितना, किसका किराया महंगा है, कॉपर का महंगा है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन, पहले उम्मीद बताओ, फोटो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने की पॉसिबिलिटी किस पे ज्यादा जा रही है, सोडियम से। खर्चा बर्चा कम है, कम एनर्जी का फोटोन आएगा और निकाल देगा इलेक्ट्रॉन। मेरे बच्चों यहाँ के अंदर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ देम इज सुटेबल फॉर फोटो सेल विद 4000 एंगस्ट्रॉम।
मेरे बच्चों यहाँ के ऊपर कोई लाइट आए, ये लाइट हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम का है, और यहां पर भी सेम लाइट आया, ये भी 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाला है, दोनों पे एक ही लाइट पड़ी, यानी दोनों पे जो फोटान पड़ा, इस पर मान लेते हैं जो फोटान आ रहा है, इस फोटान की एनर्जी मान लिया ई है, तो इस पे जो फोटान आ रहा होगा उसकी एनर्जी भी ई होएगा, क्योंकि वेवलेंथ सेम, तो एनर्जी से फोटान की। अब सोचो मैं कहूं इस फोटान की एनर्जी ई है, तो ई की वैल्यू होएगी कितना बेटा, यहाँ पर लगभग मैं लिखूंगा 12400 डिवाइडेड बाय एंगस्ट्रॉम में रख लो, यहाँ के अंदर हमारे पास हो गया 4000, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर 3.1, आपने इसको यहाँ 12400 लिखा और इसको एंगस्ट्रॉम में लिखा है, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया हो, बोलो अच्छा। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी लेकर आ रहा है, अब समझ में आया कि सर ये कितना एनर्जी ला रहा है, सर ये एनर्जी ला रहा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी एनर्जी लेके कितना रहा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गया, कहा भैया फोटो इलेक्ट्रॉन महोदय निकल जाओ, ठीक है अच्छी बात है, खर्चे बर्चे से हमको ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, निकल गया, तो यहाँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हुआ, बोल यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो गया, लेकिन जब वही फोटोन यहाँ आया और कॉपर से के इलेक्ट्रॉन से बोला कि भैया तुम निकल लो, कहा भैया मुझे निकलने के लिए इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए, तुम दे कितना रहे हो, इतना रखे रहो, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बच्चों नहीं होगा, तो हमको बताओ कौन सा लेना चाहिए, क्या बनाना है, यहाँ के अंदर कौन सा मटेरियल फोटो सेल के लिए सुटेबल होगा, फोटो सेल बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के फिनोमिना पे काम करता है, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो ये कैसे काम कर पाएगा, तो बताओ हमें क्या लेना होगा, सोडियम लेना होगा, अच्छा मान लो दोनों से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाते, मैं कहता हूं इसको मैं थोड़ा और कम वेवलेंथ का डाल दूं, 2000 एंगस्ट्रॉम का, 2000 एंगस्ट्रॉम का डालते 3.6 आ जाता, 6.2 आ जाता, तो दोनों ही निकाल ले जाते। अब मैं सवाल पूछता कौन ज्यादा सुइटेबल है फोटो सेल बनाने के लिए, अभी ज्यादा सुइटेबल कौन सा है, सोडियम, सुइटेबल वो है जिसमें खर्चा वर्चा कम लगे, ठीक है, दोनों से निकलते, अभी तो एक सवाल होता है कौन सा सुइटेबल है, एक ही ऑप्शन मजबूरी हो जाती, जैसे यहाँ बोथ का ऑप्शन है, अगर बोथ होता तो बोथ लगाना पड़ता हमें, लेकिन यहाँ पर अगर मजबूरी होता एक ही ऑप्शन चुनना होता, भले ही दोनों निकाल रहे होते, तो हम कम वर्क फंक्शन वाला चुनते। यहां पर आइए अगला सवाल देखिए, ये सवाल क्या भैया, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्वांटम नेचर, पार्टिकल नेचर, फोटॉन नेचर कौन बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी आओ यहाँ पे हमसे कहा गया है एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय एच बाई लैम्डा, ये कौन सा सवाल, अगला which of the following incorrect regarding the फोटान, फोटान से रिलेटेड क्या बात यहाँ के अंदर इनकरेक्ट है, गलत है, पहला कर फोटान एग्जर्ट नो प्रेशर, भैया फोटान में मोमेंटम होता है, और मोमेंटम से अगर कोई पार्टिकल कहीं टकराएगा तो मोमेंटम का चेंज होगा, यहाँ पे मोमेंटम का चेंज होगा तो फोर्स डेवलप होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं, तो पहला बात यहाँ गलत बोल रहा है, इनकरेक्ट पूछा ही है और पहला ही इनकरेक्ट है, फोटान की एनर्जी इतनी होती है, फोटान का रेस्ट मास 0 होता है, नन ऑफ दी अबव, ये तो कोटा पूर्ति के लिए होता है ज्यादातर, तो यहाँ के लिए सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, गलत वाला खोजना था। सवाल हमारा अगला है, करंट इन वैक्यूम इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हिट टंगस्टन टारगेट, द इमिटेड रेडिएशन विल बी, आगे अभी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा एक्सरे, ठीक है, अभी अगर आज टाइम मिला तो आज ही शुरू करेंगे, एक्सरे पढ़ाने वाला हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब हाई इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम जाके किसी हेवी मेटल से जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा जैसे टंगस्टन जैसे मोलिब्डेनम से टकराता है, तो वहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है जिसको एक्सरे कहते हैं, इसका आंसर होगा एक्सरे, तो थोड़ी देर में हम लोग शायद आज पढ़ेंगे। यहाँ पे अगला देखें, आज थोड़ा जल्दी भी छुट्टी करना है, देखो 13 नंबर सवाल में कहा गया है एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, बताओ छोड़ो ऑप्शन,
लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, कोई चेंज नहीं। बोलो, तो ऑप्शन देखें, कहा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज, लो सर पहला ही मिल गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, सर काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। यहाँ पे 14 नंबर सवाल देखें, 14 नंबर, कभी फोटॉन हैज वेलोसिटी c एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेवलेंथ। भैया फार्मूला है sc बाई लैम्डा दैट इज इक्वल टू e, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या होगा, sc बाई, क्या बताऊं इसमें। सवाल नंबर अगला देखिए, सोडियम एंड कॉपर, ये थोड़ा देख लो बेटा। यहां पर हमसे कहा गया है सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन दिस एंड दिस। सोडियम का वर्क फंक्शन बेटा इस सवाल में इतना बताया गया है, सोडियम का वर्क फंक्शन सर इतना है और कॉपर का इतना है, कॉपर का इतना, ये सवाल ने बोल दिया है। Then the ratio of their threshold wavelength is nearest to, threshold wavelength कहाँ के आसपास होगा, तो बच्चों बताओ, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में रिलेशन हम लोग ऐसे लिखते थे ना, एच न्यू नॉट, इसी को लिखते थे एच सी बाई लैम्डा नॉट। बोलो बच्चा, यहाँ के अंदर लैम्डा नॉट जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था, दैट कैन बी रिटन हियर एच सी बाई डब्ल्यू। बोलो बच्चा, दो अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग, लेकिन एच इंटू सी तो वही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं मेटल बदल के लैम्डा नॉट को चेक करूं तो मैं ये बोल सकता हूं लैम्डा नॉट हमारा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इन द सेंस वर्क फंक्शन। इट मींस बच्चों यहां लैम्डा नॉट पहले के लिए अपॉन लैम्डा नॉट दूसरे के लिए, पहले के लिए मतलब यहां सोडियम की बात हो रही है, दूसरे के लिए मतलब कॉपर की बात हो रही है, उल्टा हो जाएगा। वर्क फंक्शन दूसरे का मींस कॉपर का कितना दिया, कॉपर का 4.5 और यहां सोडियम का कितना दिया है 2.3। अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाओ क्या आ गया, लगभग 2 गुना ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 2/1। नियरेस्ट टू पूछा भी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये शकल देखा पहचाना लग रहा है, अभी कल देखे हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था मेटल के अंदर से, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी के मैक्स हुआ करता था, और यहाँ पे एक ग्राफ जा रहा था, इधर का पोर्शन मैंने से डॉट डॉट बनाया था, इस पे सवाल भी उठा था ये डॉट डॉट क्यों बनाया सर जी, ठीक है, याद आया। तो हमसे यही पूछा है कि ये ग्राफ बना के दिया है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे मैंने समझाया था। लास्ट में पूछा स्लोप इसका क्या होगा, बेटा जी यहाँ पर जो स्लोप आ रहा था दैट वाज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू यहाँ के अंदर क्या था, प्लैंक कांस्टेंट था, तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, याद आया ना, डायरेक्ट सवाल है, अभी ताजा ताजा समझाएं तो ज्यादा लिख नहीं रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखें, कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के केस में क्या बात सही है। यहां मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, चलिए जरा देखें यहां क्या क्या दिए उन्होंने। पहला तरफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ऑफ ये गिवन फ्रीक्वेंसी, क्या ये बात सही है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, याद आया। तो यहाँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बोलता तो मैं थोड़ा विचार करता कि हाँ चलो मानते हैं, लेकिन वो कह रहा है आईपी जो हमारा है ये के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये नहीं, ये स्क्वायर कहता तो मान लेते। बोलो बेटा, पॉइंट सोर्स मानते हो, ऐसा मान लेते। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ
ये गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आप ये गिवन फ्रीक्वेंसी एट मॉडरेट इंटेंसिटीज, ये बात सही है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बशर्ते फ्रीक्वेंसी मॉडरेट रखा जाए। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर कराते हैं तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिख जाता है, ठीक लिखा है। above the threshold frequency, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर के फ्रीक्वेंसी पर जाने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहां पे कहा गया कि अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाएं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन का निकल के आएगा वो यहाँ के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा लिख रहा बिल्कुल। पहली बात, इनवर्सली डायरेक्टली यहां नहीं बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो के मैक्स बढ़ेगा, तो कई तरह से गलत है। और बढ़ेगा, बढ़ने पर बढ़ेगा, इनवर्सली तो ऐसे भी नहीं होना था। कहा गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ना वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता, मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। बोलो, तो यहाँ पे जो इसका बेस्ट ऑप्शन हो गया टिक करने के लिए वो हो गया ऑप्शन बी। चलो भैया यहां बैठ जाओ, अगला जरा देख लो फटाफट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड द वर्क फंक्शन दिस मच, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत इजी, ये देखिए बिल्कुल बचकनिया सवाल है ये सब। यहां पर मान लो ई एनर्जी का फोटोन आ रहा है, इसका कुछ हिस्सा बेटा वर्क फंक्शन में जाना है, बाकी हिस्सा इसका कहां जाना, के मैक्स। उन्होंने कहा है कि जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये देखिए लिखा हुआ है। और जिस मेटल के ऊपर गिर रहा है उस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल, बेटा यहां से के मैक्स मैंने निकाला तो के मैक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैक्स को हम लोग लिखते हैं ई इंटू वी नॉट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां के अंदर एक तरह से ये कह लीजिए ई ई कैंसिल हो गया। टेक्निकली ऐसा कहना थोड़ा सा ठीक नहीं है लेकिन यहां बैठ जाता सटीक। यहां के अंदर बच्चों हमारे पास वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 2। यही इसका आंसर होगा, सीधा सवाल। अभी बढ़िया बढ़िया सवाल आपको मिलेंगे, अभी आसान आसान मिल रहे हैं। ओके बेटा, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखें, ये सवाल ट्रिपल ई में पूछा गया है, उसके बाद ये रिपीट भी हुआ कई जगहों पे। कहा टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2। बहुत बढ़िया, आइडेंटिकल फोटो कैथोड है, कह लीजिए आइडेंटिकल मेटल है। आइडेंटिकल कह दिया इसका मतलब वर्क फंक्शन दोनों का सेम रहा होगा। अगर ये कॉपर है तो ये भी कॉपर होगा, ये एल्यूमिनियम है तो ये भी एल्यूमिनियम होगा। आइडेंटिकल कह दिया, बाकी कुछ ज्यादा बोला नहीं, तो हम यही मानेंगे अगर यहाँ का वर्क फंक्शन W है बेटा तो यहाँ का वर्क फंक्शन भी W ही होगा। सवाल के अंदर कहा गया इन दोनों के ऊपर 2 फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स आ रहे हैं। यहाँ जो लाइट इसके ऊपर आके इंसिडेंट हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी बोला f1 है, जो लाइट इसके ऊपर आके इंसिडेंट हो रहा बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी बोला f2 है। The velocities of photoelectron of mass m coming out respectively are v1 and v2। बेटा यहां से जो फोटॉन निकला, जो इलेक्ट्रॉन निकला माफ करिएगा, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बोला है v1 है, और यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला इसकी वेलोसिटी कह रहा v2 है। तो सवाल का कहना यह है कि बताइए यहां कौन सा रिलेशन वैलिड होगा, ये सवाल। तो देखो शुरू हो जाओ। अब इस तरह के सवाल में देखिए, इस तरह के सवाल में हम यही मान के चलते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा होगा, के मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा होगा, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं हो सकता, कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगा।
सवाल में बोला नहीं जाता है तब भी और कोई तर्क नहीं दिया जाता है तो हम वही के मैक्स वाला केस मान के चलते हैं। हालांकि यहां से के मैक्स से लेकर 0 तक सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन सवाल में जब कुछ मेंशन ऐसा नहीं होता है और हमारा मजबूरी होता है सवाल को सॉल्व करके आंसर निकालना, तो केवल एक रास्ता बचता है, हम के मैक्स वाला केस लेकर चले। लेकिन ऑथेंटिकली इस चीज को सवाल में लिखना चाहिए, जो कि कई बार ऐसे सवाल है कुछ नहीं लिखता है, हम के मैक्स वाला वही केस मान लेते हैं, वही सिचुएशन मान लेते हैं। अब बेटा देखो, अगर मैं पहले को सॉल्व करने जाऊं तो बच्चों मैं ये लिखूंगा सर एच इंटू एफ वन, एच न्यू के जगह पर एच इंटू एफ वन, न्यू के जगह क्या है एफ वन। ये फोटान आया, इस फोटान की एनर्जी का कुछ हिस्सा डब्ल्यू में खर्च हो गया और बाकी हिस्सा यहाँ के मैक्स बन गया। के मैक्स का मतलब हो गया यहाँ हाफ एम इंटू वी वन का स्क्वायर। बोलो बेटा, मैंने वही लिखा है, ई फोटान की एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स। तो यहां से हम अगर निकालें तो हमारे पास हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एम इंटू वी वन स्क्वायर इक्वल टू एच एफ वन माइनस ऑफ डब्ल्यू। क्योंकि मैं देख रहा हूं जितने वहां रिलेशंस हैं सबके लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है, तो उस रूप में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बहादुर बच्चों, चलो अभी ज्यादा इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं, इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो सिमिलर इक्वेशन वहां बनेगा, क्या बनेगा, हाफ टाइम्स ऑफ एम इंटू वी टू का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इक्वल टू दूसरे वाले मेटल के लिए लिखूंगा एच एफ टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, तो वही है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। जितने हमारे यहाँ रिलेशंस हैं, डब्ल्यू तो यहां दिख नहीं रहा है, इट मींस तर्क ये मिला कि डब्ल्यू को हमें हटाना है, कुछ ऐसा करना है कि डब्ल्यू यहां से कैंसिल आउट हो जाए, डब्ल्यू डब्ल्यू हट जाओ। कहा सर ऐसे नहीं हटेंगे, यहां पर मैंने इसको माइनस कर दिया, माइनस कर देंगे बेटा तो डब्ल्यू डब्ल्यू को यहां से हटा देगा और यहां के अंदर आ जाएगा हाफ एम वी वन का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू का स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, हाफ एम को कॉमन कर लेता हूं, यहां बचेगा बेटा वी वन का स्क्वायर माइनस वी टू का स्क्वायर इक्वल टू यहां के अंदर हो जाएगा एच एफ वन माइनस आप क्या हो गया एफ टू। मेरे बहादुर बच्चों सॉल्व कर लो इसी को, हमारे पास आ जाएगा वी वन स्क्वायर माइनस ऑफ वी टू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां के अंदर हो गया एफ वन माइनस एफ टू। देख लो ये ऑप्शन मिल रहा है, कोई है ऐसा ऑप्शन, वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई एम, एफ वन माइनस एफ टू, हमें ऑप्शन बी मिल गया, खत्म। बताओ अब तक जो फिजिक्स पढ़े हो उससे आसान है ना, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। मैं सोच रहा हूँ मुझको थोड़ा थोड़ा गर्मी क्यों लग रहा है। चलो आगे बढ़ा जाए बेटा, ठीक, ले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा तो देख लीजिए क्या है, हो सकता है कुछ स्पेशल हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस गिवन इन द आंसर्स। ओके ओके, हमसे कहा कि इन फोटोवोल्टाइक सेल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, फोटोवोल्टाइक सेट बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के फिनोमिना पे कार्य करता है, जो जो कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में है वो सब यहाँ लागू होता है। उसने कहा फोटोवोल्टाइक सेल में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया ना। बोलो यहाँ करेक्ट वाला हमें खोजना है, तो ये तो गया। अच्छा ये भी स्टेटमेंट है, तो ये तो करेक्ट है नहीं, इसलिए ये तो करेक्ट होगा नहीं। यहां पर ये फॉल्स है, इसमें लिखा है उम्मीद यहां बढ़ती है, दोनों फॉल्स हैं, इन दोनों की उम्मीद, ये ट्रू है, ये गया। दो ऑप्शन बचे। कहा कि इन गैस फील्ड फोटो इमिसिव सेल, जो भी फील कर लो भाई क्या ही फर्क पड़ता है, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। बिल्कुल सर, जो लाइट आ रहा है उस लाइट का वेवलेंथ अगर घटाओगे बढ़ाओगे
या उस लाइट का फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसकी एनर्जी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। बोलो बेटा। तो वही कहा है कि यहाँ के अंदर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो वेलोसिटी भी डिस्टर्ब होगी, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये सही बोल रहा है कि गलत? सही बोल रहा है। ये सही है और ये गलत है। अब बताओ क्या माने, सही है ये गलत है? ऑप्शन आ गया डी। ठीक, चलिए अगला सवाल ये देखिए, कहा गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ये मटेरियल इज। किसी मटेरियल के लिए बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना दिया है, इतना देने का मतलब ये हो गया कि अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, और इससे कम वेवलेंथ होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। फ्रीक्वेंसी का उल्टा। अगर मान लो 5200 थ्रेशोल्ड है, मैं 5300 एंगस्ट्रॉम भेजूं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा? नहीं होगा। 5000 भेजूं हो जाएगा, 4000 भेजूं हो जाएगा। बोलो बेटा। अच्छा 5000, 4000, 3000 भेजू तो भी और बढ़िया से होगा। 2000 एंगस्ट्रॉम का लाइट भेजू तो और बढ़िया से होगा। ये 2000 3000 जो मैं बोल रहा हूं, ये जानते हो कौन से रीजन में मैं पहुंच गया? अल्ट्रा वायलेट। 4000 से लगभग लगभग 7600 या 7000 के नियर अबाउट, या कुछ बुक 8000 तक लिख देते हैं, ये हमारा विजिबल लाइट है। 4000 से नीचे आ गए मतलब अल्ट्रा वायलेट में आ गए, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट अगर उसके ऊपर डालोगे, अल्ट्रा वायलेट लैंप से उसको इल्यूमिनेट करोगे, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट अगर कोई भी पड़ेगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट बेटा कोई भी पड़ेगा, चाहे ये वाली लाइट आप किसी मेटल के ऊपर डाल दो, यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा। यहां पर डाल दो ये वाली लाइट, यहां से भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा। क्योंकि अगर अल्ट्रा वायलेट कोई भी आप डाल रहे हो तो अल्ट्रा वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ होगा ना बेटा, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा। ये वायलेट का होता है, उससे कम अल्ट्रा वायलेट। यहाँ के अंदर आपने अगर अल्ट्रा वायलेट डाला मींस लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट आपने डाली, तो बताओ इसमें ये काबिलियत है कि नहीं कि यहां से निकाल ले फोटो इलेक्ट्रॉन? निकाल पाएगा कि नहीं? मेरे बहादुर बच्चों, ये हमारा थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड से आपने कम वेवलेंथ डाला, बोला अल्ट्रा वायलेट अगर आपने भेजा तो अल्ट्रा वायलेट भेजने का मतलब आपने थ्रेशोल्ड से कम वेवलेंथ भेजा, और थ्रेशोल्ड से कम वेवलेंथ अगर जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही। बोलो। तो यहां भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा और यहां से भी होगा। पहले ऑप्शन में इंफ्रारेड बोले, इंफ्रारेड जानते हो, रेड वाले कलर से भी ज्यादा वाला, जैसे 8000 एंगस्ट्रॉम आ जाए, 9000 एंगस्ट्रॉम आ जाए, वो तो निकाल नहीं पाएगा। बोलो बेटा। क्योंकि ये तो इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, इससे ज्यादा वाला यहाँ काम नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। इंफ्रारेड नहीं पॉसिबल है। बोथ सी एंड डी। हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, सी एंड डी ऑप्शन। समझ में आया बेटा? अच्छा एक बात बताओ, थ्रेशोल्ड कितना था? तो हमें ये तुरंत पता चल गया, अगर हम थ्रेशोल्ड यानी 5200 एंगस्ट्रॉम से कम ज्यादा वेवलेंथ का लाइट डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। बोलो बेटा। हमें ये पता है अगर लैम्डा की वैल्यू मैं 5200 से कम रखूंगा तो यहां के अंदर नो डाउट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। बोलो। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। अब जब मैं ऑप्शन पे जा रहा हूं, अल्ट्रा वायलेट जहां मुझे दिख गया, मैं समझ गया भैया इतने से कम, अल्ट्रा वायलेट तो 4000 से कम होता है, तो इतने से कम तो होगा ही, तो कोई भी अल्ट्रा वायलेट लाइट डालोगे इमिशन होगा ही होगा। बोलो। इंफ्रारेड लाल वाले से ज्यादा, 8000 एंगस्ट्रॉम, 9000 एंगस्ट्रॉम, 10,000 एंगस्ट्रॉम, नहीं वहां से तो नहीं हो पाएगा। बोलो बेटा। अब एक बात मैं जानना चाहता हूं, आप लोग बता दो तो मजा आ जाए। ये वाली लाइट पड़ेगी तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, ऑप्शन सी वाला जो लाइट है। ऑप्शन डी वाला जो लाइट है ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करा रहा है, लेकिन दोनों इमिशन में एक अंतर होगा। बता सकते हो? काइनेटिक एनर्जी का अंतर होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का अंतर होगा।
हम्म, सही बोल रहे हैं ये? बेटा ये देखो 50 वाट और ये 1 वाट। अल्ट्रा वायलेट ये भी है, अल्ट्रा वायलेट ये भी है। मतलब अगर ये मैं मानूं कि यहाँ का वेवलेंथ मान लो 3000 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ का भी 3000 ही एंगस्ट्रॉम है, तो के मैक्स तो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। बोलो, के मैक्स कहाँ डिस्टर्ब हुआ जी? जानते हो, आपने यहाँ देखिए पावर ज्यादा रखा है, यानी लाइट जो यहां से आ रहा है पर यूनिट टाइम में, उस लाइट की एनर्जी क्या है? ज्यादा। 50 वाट का मतलब 50 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 50 जूल और 1 सेकेंड में 1 जूल। तो यहां पर इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा जा रहा है लाइट का और यहाँ इंटेंसिटी कम जा रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां भी निकलेगा, यहां भी, लेकिन यहाँ ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ कम संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहां से मान लो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाया जाए, तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। समझ में आया बेटा? काइनेटिक एनर्जी में कहां से अंतर आ गया था? हाँ, इसे उल्टा एग्जाम में करते हो। समझ में आया कॉन्सेप्ट? भाई इंटेंसिटी 50 वाट का मतलब क्या? 50 जूल पर सेकेंड। 1 वाट का मतलब क्या? 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ 1 सेकेंड में ज्यादा एनर्जी आ रही है, यहाँ 1 सेकेंड में कम एनर्जी आ रही है। अल्ट्रा वायलेट ये भी है, अल्ट्रा वायलेट ये भी है। तो जो हमारा वेवलेंथ है ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी, तो के मैक्स जो यहाँ इलेक्ट्रॉन का होगा वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा। अंतर क्या होगा? यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकलेंगे, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बोलो बच्चा, अगला सवाल देखें। ये क्या है भैया? when ultraviolet rays are incident on the metal plate, then the photoelectric effect does not occur. It occurs by, अगर अल्ट्रावायलेट से नहीं हो पाया, अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ मेटल के सरफेस पर कहरा आके जब पड़ा, तो यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नाम की फिनोमिना नहीं हो पाई। अगर अल्ट्रावायलेट से ये काम नहीं हो पाया, तो इससे ज्यादा एनर्जी वाला हमें डालना पड़ेगा। बोलो, इससे ज्यादा एनर्जी वाला, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, कम वेवलेंथ वाला लाइट डालना पड़ेगा, तब हो पाएगा। बोलो बेटा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर अल्ट्रावायलेट से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाए, बहुत महंगा किराया भाड़ा रहा होगा, तो यहां पर इससे धनवान वाला आएगा तभी ये काम कर सकता है। ये किराया भाड़ा दे सके तो धनवान वाला, मतलब ऐसा हमें लाइट भेजना है, ऐसा लाइट भेजना है जिसका वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट वाले वेवलेंथ की तुलना में क्या हो? कम हो। यहां जिसका वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट लाइट के वेवलेंथ की तुलना में कम हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट लाइट के फ्रीक्वेंसी की तुलना में ज्यादा हो, यही ना? ऑप्शन देखो। हे भगवान, एक्सरे डाल दिया। ये तो बहुत तगड़ा लाइट होता है, ये बहुत तगड़ा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका वेवलेंथ तो काफी कम होता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये तो निकाल ही देगा, मान के चलते हैं, बहुत तगड़ा एनर्जी लेकर आता है। तो बाकी रेडियो, ये तो इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है बेटा। जो मैंने आपको सीरीज बताया था राम तेरे राज्य में, उसमें सबसे पहले यही था। तो ये नहीं होगा। इंफ्रारेड से तो काम चलेगा, जब अल्ट्रावायलेट के बस की बात नहीं थी, तो ये भाई साहब क्या कर लेंगे? जाओ भागो। ये क्या दे दिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट? ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो फिनोमिना का नाम है। हाँ बच्चा, अल्ट्रावायलेट से काम चल जाता, ऑप्शन में नहीं। अल्ट्रावायलेट से नहीं हो पा रहा था, तो अल्ट्रावायलेट से ऊपर एनर्जी वाला चाहिए। अब यहाँ गामा से काम चल जाएगा अल्ट्रावायलेट से ऊपर, और यहाँ पर मान लेते हैं एक्सरे से काम बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी पूछा है कि अल्ट्रावायलेट से अगर काम नहीं बन पाया, अल्ट्रावायलेट से अगर काम नहीं बन पाया, तो किससे बन पाएगा भाई? यहाँ के अंदर उससे ज्यादा एनर्जी वाले से, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले से, उससे कम वेवलेंथ वाले से। तो यहाँ पर ऑप्शन क्लियर है। अगला देखें, कहा गया इफ एनर्जी ऑफ ये फोटॉन इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, देन मोमेंटम इसका क्या होगा? देखो बेटा, किसी फोटॉन का लीनियर मोमेंटम इक्वल टू m इंटू सी था। बोलो, और क्या क्या था?
यहां पर नाम उसने एनर्जी का लिया, एक फार्मूला बना था E/C। बोलो, अब यहां पे अगर मैं एनर्जी को बढ़ा करके, एनर्जी को बेटा यहां पर बढ़ा करके, दी एनर्जी ऑफ फोटॉन इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, यानी एनर्जी को 4e कर दिया जाए। अगर एनर्जी को बेटा 4 गुना करोगे तो आप बताओ लीनियर मोमेंटम जो हमारे पास p था वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 4p हो जाएगा कि नहीं? बोलो, किसी फोटॉन का लीनियर मोमेंटम E/C, एनर्जी को 4 गुना करोगे तो यहाँ मोमेंटम 4 गुना हो जाएगा कि नहीं? बताओ बच्चा। अच्छा, यहां पर सवाल लिखने का तरीका थोड़ा गलत है। अगर बाई कहा, इसका मतलब जितना था प्लस उतना, तो बाई 4 मतलब 4 का बढ़ा दिया गया तो 5 हो जाना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। तो कई बार सवाल ऐसे गलती से लिखा जाता है तो उसमें कॉमन सेंस से ही मतलब निकालते हैं। बाई और टू में दो अलग मतलब निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ अगर बाई वाला हमारा ऑप्शन नहीं उपलब्ध है, अगर मैं सही मायने में इसको इंटरप्रेट करूं तो बाई 4 मतलब जितना था प्लस उसका 4 गुना, यानी 5 गुना हो जाना चाहिए। अगर ये 5 गुना हुआ तो हमारे पास मोमेंटम जो है वो भी 5 गुना हो जाएगा। अच्छा, बाई यहां भी तो दिया है, तब तो सही हो जाएगा। अगर p से बढ़कर 5p हो जाए तो बढ़ा कितना, 4p, तो ऐसे भी सही जा रहा है। यहाँ पर बच्चों, बल्कि मैं अगर उस तरह से है बाई में पूछा तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिकली सॉल्व कर दूं। यहाँ पर बाई 4 मतलब जितना है प्लस उसका 4 गुना, कितना हो गया 5। बोलो, कितना यहाँ बढ़ा दिया गया, +4 ही है। तो मोमेंटम हमारे पास ये भी 5p हो जाएगा, तो कितना बढ़ गया, +4p। यही पूछा गया है, कितना बढ़ जाएगा, +4। आगे बढ़े, ये देखें छोटा सा प्रश्न, वेवलेंथ ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन इज दिस। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन का जो वेवलेंथ है वो इतना है। तो करा फ्रीक्वेंसी यहाँ के अंदर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होगी। अब इसको देने की जरूरत क्या थी, बे मतलब का 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो सीधे सीधे हम लिख लें एच न्यू। सवाल के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन कर रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी बता दीजिए। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास होएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एच। अब ध्यान रहे एच की वैल्यू जो आपको याद है वो एसआई वाला याद है। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले तो जूल में बदलो, तो 1 इंटू हो गया बेटा 10⁶। अभी आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदले तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 6.62, इतना ही लिखो, इंटू 10⁻⁻34। सॉल्व करके आंसर निकाल लो, जो भी आए, जो भी आए। पावर देख लो क्या आएगा। यहां के अंदर बेटा इन दोनों को इकट्ठा करोगे 10⁻⁻13 और ये ऊपर भाग जाएगा 10⁻⁻34 +34 हो गया, -13 कर लो, यहां पर कितना आ जाएगा 21। तो हमारे पास बचा कितना 1.6 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻+21, माफ करिएगा 10⁻+21। और एक मैं यहां पे अगर मिला दूं तो 16/6.6 10⁻20 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻20 है कोई
this much hertz. ये क्या है भैया? इंसिडेंट फोटॉन इन्वॉल्व इन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। जो फोटॉन इंसिडेंट हुआ है, जो फोटॉन बच्चों मेटल के सरफेस पर जाके पहुंचा है, जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन महोदय मेरी थोड़ी सी एनर्जी ले लो, पूरी एनर्जी दे देता है। यहां के अंदर कंप्लीटली डिसअपियर्स। बात सही है कि गलत? सही है। कम्स आउट विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? अगर फोटॉन बाहर आ जाता और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फोटॉन कहां बाहर आ जाता? कम आउट विथ डिक्रीज। बकवास लिखा सर, फला। अब ये ले लो, होमवर्क करिएगा, आसान आसान सवाल। ये कुछ नया हो तो देख लो, देख लो इसको। 27 नंबर सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा बेटा, ये फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस है, वर्क फंक्शन ऑफ एच न्यू नॉट। बहुत बढ़िया सर। एच न्यू नॉट में न्यू नॉट उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहा होगा। इफ फोटोन ऑफ एनर्जी 2h न्यू नॉट fall on this surface, the electrons comes out with maximum velocity of this। बेटा यहाँ के अंदर कोई मेटल की सरफेस है, इस मेटल के सरफेस पर कोई फोटॉन आके इंसिडेंट हुआ और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। इसका जो वर्क फंक्शन है हमको दिया गया है एच न्यू नॉट के बराबर, और हमसे कहा है कि यहाँ पर, चलिए सर पहले एच न्यू नॉट इसका वो है, और इसके ऊपर जो फोटॉन आ रहा है उस फोटॉन की एनर्जी को बताया है, वो करा 2h न्यू नॉट। 2h न्यू नॉट कहा गया जब इसके पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दे रखा है, जो भी दिया है 4 × 10⁶। व्हेन द फोटॉन एनर्जी इंक्रीज, जो यहाँ फोटॉन हमारा 2h न्यू नॉट के बराबर था, क्वेश्चन कह रहा अगर इसको कितना कर दिया जाए 5h न्यू नॉट, तो ये जो वेलोसिटी मेरे पास दूसरी बार आया है वो कितना होगा, ये सवाल है। तो पहले सवाल से थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं। देखिए पहला वाला केस जो है बेटा, आपने मेटल के ऊपर जो फोटॉन डाला उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2h न्यू नॉट। ये फोटॉन की मुलाकात जाके किससे हुई होगी, अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन से हुई होगी। इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी एनर्जी दे दी होगी। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगा होगा तो रास्ते में किराया भाड़ा लगा होगा, कितना, एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन के बराबर। जो बचा होगा वही इसका होगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। बोलो बेटा, यहां पर दूसरे केस में क्या रहा होगा, जो फोटॉन यहां से आ रहा था कितनी एनर्जी लेकर आ रहा था, 5h न्यू नॉट। कितना खर्च हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन को ये देगा, तो यहां तक आने में इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गंवा देगा, एच न्यू नॉट के बराबर। जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, के मैक्स। के मैक्स का मतलब हो गया हाफ एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, यहां वी डैश मान लिया है। ये दोनों इक्वेशन समझ में आए बेटा? यहां पर वी मैक्स आपको पहला वाला दिया और दूसरा वाला पूछा गया है। तो देखो पहले वाले इक्वेशन में जाएं तो हमारे पास आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो मेरे पास बचेगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना हो गया, एच न्यू नॉट। क्यों बच्चा? दूसरे वाले इक्वेशन में जाएं तो आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एम वी मैक्स, इसको वी डैश लिख देता हूं, का स्क्वायर इक्वल टू, बता दो, इसको इधर लाओ कितना हो जाएगा, 4h न्यू नॉट। क्या लग रहा आगे क्या करना चाहिए? अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, मान लो इक्वेशन नंबर पहला ये है, मान लो इक्वेशन नंबर दूसरा ये है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा, सपोज मैं 2/1 कर दूं,
दिस बाय दिस, यहां के अंदर आ जाएगा वी डैश मैक्स का स्क्वायर अपान वी मैक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर कर लिया, इक्वल टू दिस बाय दिस, कितना हो गया 4 बाई स्क्वायर को हटाऊंगा तो वी मैक्स वी डैश मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स इक्वल टू कितना हो गया 2/1, वी डैश मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 × वी मैक्स, और वी मैक्स आपको गिवन है 4 × 10⁶, इसका डबल करो, क्या लिख दूं 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसको मन में ही सॉल्व किया जा सकता था, देखें इक्वेशन बनाया कि मन में ही आगे के कार्य हो सकते हैं, इसको इधर ले आऊंगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू नॉट, उसको उधर ले आऊंगा 4 h न्यू नॉट, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगी, पहली वेलोसिटी हमको गिवन है 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन आपके लिए सजेशन ये है जब तक बहुत पारंगत ना आप हो जाओ तब तक ये काम मत करिएगा बहुत वाहवाही में कि हम जल्दी से कर ले, पता चले गलत कर दोगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 28 बिल्कुल न्यूमेरिकल है, फार्मूला बेस्ड मुझे लग रहा है। मोमेंटम ऑफ फोटॉन इतना है तो एनर्जी कितना होगा। हे बेटा किसी फोटॉन का एनर्जी इक्वल टू होगा एच न्यू या एम इंटू सी स्क्वायर, यहां पर इसको लिख दूं एम सी इंटू सी। एनर्जी की वैल्यू बेटा हमारे पास होगा लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन इंटू सी। उन्होंने हमको क्या किया, मोमेंटम दे दिया है और हमसे बेटा यहाँ पर क्या पूछा है, एनर्जी। मोमेंटम दे दिया है, ध्यान दीजिए सब कुछ सीजीएस में है, यहाँ सब कुछ ही सीजीएस में है, तो यहाँ चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोमेंटम जितना दिया सीधे सीधे रख लो, 2 × 10⁻⁻, आप कितना बेटा 16, सब कुछ सीजीएस में है, चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर मुझे अर्क में लेके आना है। इंटू सी 3 × 10⁸, ध्यान रहे मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें क्या रखना सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10⁻² से क्या कर लो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, आंसर 6 से शुरू होगा, ऐसे 2 जगहों पे दिख रहा है बल्कि 3 पे दिख रहा है। यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16 और 10⁻10 कितना आ गया, क्या गया यहां पे दिस मच, चलिए अगला सवाल तो यहाँ महज फार्मूला है, करिए। अगला सवाल ये भी बिल्कुल यहाँ थ्योरी है कि जो फोटॉन टकराता है इलेक्ट्रॉन से कितने देर के लिए वो स्टे करता है। टाइम टेकन बाय ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर फोटॉन स्ट्राइक्स इज अप्रॉक्सीमेटली, मैंने 10⁻⁹ सेकंड बताया था। बुक टू बुक थोड़ा बहुत एक आध पावर वेरी करता है, किसी में 10⁻⁹ लिखा रहेगा, किसी में 10⁻10, कुछ बुक में 10⁻8 लिखा होता है, तो अप्रॉक्स ये हो गया अप्रॉक्स। इसीलिए जब ये सवाल बनाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली एग्जामिनर दे भी देता है, उसे पता है बुक टू बुक थोड़ा वेरी करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फटाफट सवाल बताते चलिए। आसान सवाल होमवर्क ले लीजिए, आसान सवाल होमवर्क ले लीजिए। ये क्या करा, फोटो सेल एम्प्लॉयज फोटो इलेक्ट्रिक इम्पैक्ट, क्या किस में कन्वर्ट होता, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फोटो बोलो बेटा, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेटेड इल्यूमिनेशन इनटू चेंज इन वर्क फंक्शन, ये क्या, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का लिंक कहीं ना कहीं बेटा एनर्जी से है।
ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में आ रहा है, वो किसमें हो जाएगा, चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी को रिलेट हो रहे हैं, ऑप्शन इसका आ गया डी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें शुरू में सही लिखने की कोशिश किया, बाद में गलत कर दिया, करो वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। भाई वर्क फंक्शन में ये इनवैलिड ऑप्शन हो गया, बिल्कुल इसका डी हो गया। ये देखो सवाल क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एनर्जी दिस मच। कोई बेटा ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी एनर्जी उसने बताया है 13.2, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उन्होंने हमसे पूछा है, कह रहे सर ये बताइए ये कौन सा रेडिएशन से बिलोंग करता है, क्या ये विजिबल है, क्या ये अल्ट्रावायलेट है, क्या ये इंफ्रारेड है, क्या ये एक्सरे है, ये क्या है। तो काफी ज्यादा एनर्जी का फोटॉन है ये। अगर फोटॉन में इसको मानो, कुछ नहीं दिए, फोटॉन ही मान के चलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो काफी ज्यादा एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन एटम का एनर्जी इतना है उतना है, जो है समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब इशारा कर रहा है कि तगड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आइडिया कैसे लगे, अगर वेवलेंथ का पता चल जाए तो काम बन जाए। हमें पता है कि फोटॉन की एनर्जी के लिए फार्मूला सर जी ने बताया था कि जल्दी से करना हो बच्चों तो 12400 लिख लीजिएगा, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में आप लिखोगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको आंसर मिलेगा, यही ना। अच्छा मेरे बहादुर बच्चों, लैम्डा अगर निकालना हुआ तो क्या करेंगे, 12400 डिवाइडेड बाय एक फोटॉन की एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इस एनर्जी को मैंने लिखा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल होकर के हमें आंसर किसमें मिल जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। ध्यान दीजिए ऐसे ही तर्क लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, ये हमारा है, ये हमारा है यहां पर बच्चों इस पार्ट की यूनिट। अगर बाई दी वे सॉल्व करने के दौरान मैंने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैंसिल कर देगा, हमें एंगस्ट्रॉम में आंसर मिल जाएगा। अब जरा रख के देखते हैं कैसे रखेंगे बच्चों। यहां मैं रखता हूं 12400, 12400 डिवाइडेड बाई यहां एनर्जी जो उस फोटॉन की है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी दिया है 13.2, लेकिन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें रखना किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करूं, इंटू 10 की पावर 3। अब यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने रखा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल होकर आंसर किसमें मिलेगा, एंगस्ट्रॉम। अब अगर इसको मैं ऊपर ले जाके मिला दूं तो बेटा देखो 12 पॉइंट समथिंग, इसको ऊपर ले जाओ 10 की पावर -3, 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 13 पॉइंट समथिंग, एक से कम आ गया, एक से कम आ गया। तो यहां पर पूरा कैलकुलेट मत करो, लैम्डा जो हमारे पास आया, और बच्चों यहां के अंदर हमारे पास आ गया 12.4 डिवाइडेड बाई 13.2, 0.9 के आसपास आ जाएगा क्या, लगभग। मैं हो सकता है एकदम एग्जैक्ट ना बोल रहा हूं, यहां के अंदर 0.9 एंगस्ट्रॉम। अब मैं आपको बता दूं, अभी आज ही थोड़ी देर बाद मैं शुरू करूंगा कहानी। यहां पे जो एक्सरे होता है, एक्सरे का जो वेवलेंथ है ना बेटा, अभी मैंने बोला भी है 0.1 एंगस्ट्रॉम से शुरू होकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको एक्सरे कहते हैं। बताओ उसी बीच में है कि नहीं है। तो ये जो दिया है इनफैक्ट किसके बारे में बोल रहा है, एक्सरे के बारे में बोल रहा है, ठीक। और मैं आपको एक ट्रिक बता दूं इसका,
अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाने वाला हूं, शायद आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, तो जब भी पढ़ाऊंगा तो आप लोग एक चीज देखोगे। आओ भाई जल्दी आओ, घूम लो तो घूम ले घूम। यहाँ मैं पढ़ाऊंगा कोलिस ट्यूब, जहां से एक्सरे बनता है। यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट लगाया है, 10 किलो वोल्ट से 80 किलो वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बच्चों कमाता है उसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ दिया जाए तो कितनी कमाई करेगा काइनेटिक एनर्जी की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ दिया जाए तो कितनी काइनेटिक एनर्जी की कमाई करेगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा, ये वाला जब हम रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो पक्का है क्या बनने वाला है, एक्सरे। बोलो। अब ध्यान दीजिए, क्या 10 किलो वोल्ट से 80 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करते तो कितनी एनर्जी कमा लेता वो, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो, 80 किलो वोल्ट से एक्सीलरेट करते तो 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाके किसी मेटल से टकराए तो उसी के इक्विवेलेंट यहाँ जो एनर्जी पैदा होगा एक्सरे का, बच्चों जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होगा उसको हम बोल देते हैं एक्सरे। और यहाँ पे जो हमारा सवाल था, ये देखो, इसमें ये 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मतलब मैं मान के चलूंगा, अगर वहां की थ्योरी मानूं तो मैं मान के चलूंगा कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाके टकराया होगा और यहाँ पे पूरी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एक्सरे में कन्वर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लूं तो मैं कहूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन को आपने 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सीलरेट किया होगा, तब इतनी एनर्जी उसकी बनी होगी, 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहां क्या रेंज था, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अगर ये चीज आपको दिख गया ना, हमें देख के समझ में आ गया था एक्सरे आने वाला, लेकिन हमें तो प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, बता दो काइनेटिक एनर्जी, ये वाला ग्राफ जा रहा था, ये वाला डी वाला हो गया, इसका वही वाला सवाल है। आगे बढ़े, ये वाला सवाल लिखे बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे कहा गया है कि सर ये बताइए, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम। अगर यहां पर ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहा वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो, सेम। किसका वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, और किसका वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा वेवलेंथ को कह रहा सेम हो, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, इसका क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रॉन का कौन सा वेवलेंथ होगा। उसने कहा इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, तो हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ। जब कोई भी मैटर पार्टिकल मोशन करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है जिसको कहते हैं मैटर वेव, और उस मैटर वेव का जो वेवलेंथ होता है उसको कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ दिया तो इनडायरेक्टली हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव जुड़ा हुआ है जिसको मैटर वेव कहते हैं, वो वाला वेवलेंथ यहाँ के अंदर दिया गया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये। और ये उस लाइट का वेवलेंथ है जिस लाइट का कंस्टिट्यूएंट टू फोटॉन है। ये दोनों कह रहे बराबर है। हमसे कहा गया सर ये बताइए, रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, और यहां पर कहा गया है एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की एनर्जी।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन, इसका रेशियो क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बच्चों आपको बताऊं एकदम सच्चाई, तो इलेक्ट्रॉन की अगर वो पूछे टोटल एनर्जी, अब वो ये लेवल लेवल की बात है, कहां पे क्या मान लिया जाए, सच्चाई बता दूं, किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी का मतलब होता है, जब हम क्वांटम नेचर में चीजों को पढ़ रहे हैं, तो जब वो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन हमारा होता तो उसके पास एनर्जी mc² होता। हमने एक्स्ट्रा उसे कितनी एनर्जी दे दिया, काइनेटिक एनर्जी के रूप में मान लो हमने हाफ mv² दे दिया, तो ये तो रेस्ट मास एनर्जी उसके पास ही है, ये दे दिया। लेकिन इस सवाल में अगर मैं इसको इंक्लूड करूंगा ना, तो सवाल का आंसर नहीं मिलता है। इसका मतलब एग्जामिनर ने जब सवाल को बनाया तो इसके बारे में नहीं सोचा, जबकि सोचना चाहिए, उसको लिखना चाहिए था टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन ये सवाल की विडंबना है, कई बार आया है और ऐसे ही लोग पूछ लेते हैं, तो क्या करें, मजबूरी में मानना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का मतलब सिंपली हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यहां मान के चल रहे होते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हम मान के चल रहे होते हैं, सच्चाई लेकिन कुछ और है। देख मेरे बच्चों, सब लोग सीखो, आगे बढ़ो और यहां पर एंजॉय करो कॉन्सेप्ट। इसका ये मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की टोटल काइनेटिक एनर्जी, लिखना चाहिए था उनको, अगर ऑप्शन में वैसा नहीं दिए तो लिखना तो चाहिए था। यहां पर मेरे पास हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, बोलो बेटा, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन। फोटॉन की एनर्जी को क्या मैं hc/λ ऑफ फोटॉन लिख सकता हूं। क्लियर, देखो आगे बढ़ो, अगला स्टेप, हमें कुछ दिमाग ऐसा लाना है कि ऊपर भी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, ताकि मैं लैम्डा और लैम्डा को बराबर है ना कैंसिल कर दूंगा। तो बेटा यहां पर मैं इसको ऐसे बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बदल रहा हूं आसान तरीके से, हाफ m इंटू वी इंटू वी बाई हो गया hc/λ ऑफ फोटॉन। चलो सर, ऐसा करने से क्या फायदा हो गया सर। बेटा जी ये देख रहे हो, बताओ देख रहे हो कि नहीं, m इंटू वी का मतलब फोटॉन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम। यहां के अंदर बच्चों इसका मतलब हो गया हाफ टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम इनटू यहां के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई स्पीड, डिवाइडेड बाय hc/λ फोटॉन। सर ये बवाल क्यों कर रहे हैं, बवाल ये कर रहे हैं कि मुझे यहां तक जाना है। ये यहां के अंदर बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रॉन की पूछूं डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, तो आप यही तो बोलोगे h/p, बोलो, तो pe कैन बी रिटन बाय h/, बोलो बच्चा, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ में पूछूं, केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, h/p मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को वहां ले आओ, लैम्डा ई को वहां लेके चले जाओ, लाओ यहां रखो, ये मेरे पास हो गया बच्चों हाफ टाइम्स ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह लिखूंगा h डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिवाइडेड बाय hc डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ क्या हो गया फोटॉन। क्वेश्चन जी ने बड़ा साफ शब्दों में लिखा है, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है और फोटॉन का जो वेवलेंथ है वो क्या है, बराबर। अगर ये दो बराबर मानूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और एक चीज कैंसिल होगा, यहां पर जो हमारा h है और यहां वाला जो h है, ये दोनों सेम, कैंसिल। तो अगर ऊपर से सब कैंसिल कर दें तो ऊपर से क्या बचा, v/2, बोलो, और नीचे से क्या बचा, c/1। क्या आंसर आ गया, v डिवाइडेड बाई 2c। इसको जरा शब्दों में पढ़ो, वर्ड में पढ़ो, क्या पढ़ोगे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट।
ऑप्शन कौन सा है? पहला। कई बार आ चुका है बेटा ये सवाल, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज वगैरह चेंज करके। हो गया बेटा? अगला सवाल, सवाल नंबर 37। देखें कुछ बड़ा बड़ा लिखा है ऑप्शन में, इतना बढ़ा चढ़ा करके। कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम नेचर का मतलब हो गया पार्टिकल जैसा व्यवहार, पार्टिकल जैसा व्यवहार। देखो यहां पर पार्टिकल जैसा बिहेवियर करेगा, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है या है जो क्वांटम नेचर यानी पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं? जरा ध्यान से देखें। पहला स्टेटमेंट करा देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। चाहे दिन भर लाइट डालते हो, तो ये पार्टिकल नेचर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। वेव नेचर से तो ये बात एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वेव नेचर अगर होता तो कभी तो बाल्टी भरता, धीरे धीरे ही पानी भरता, बूंद बूंद करके, तब भी बाल्टी भर जाता एक दो दिन में। ऐसे समझाया था ना। लेकिन क्या पता चला, चाहे हम 4 साल उसी लाइट को डालते रहे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी का है, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाले। तो किसको सपोर्ट कर रहा है? वेव नेचर को तो सपोर्ट कर नहीं रहा है, ये कहीं ना कहीं पार्टिकल नेचर की तरफ इशारा कर रहा है। बोलो बेटा। तो ये तो सही हो गया, ये सही हो गया, मतलब पॉसिबिलिटी बनी ए बी और डी, ये तो गया। अगला देखें करा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड। सर भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्वांटाइज तो होगा, लेकिन इस थियरी से जो अभी यहां आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्वांटाइज्ड है कि नहीं है, क्या मतलब है उससे? बोलो। पार्टिकल नेचर यहां पर लाइट का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्या लेना देना आ गया भाई? तो ये तो बकवास लिखा फालतू। जब ये चला गया तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये पहले चला गया था, ये बचा। बाकी चेक करो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है कि कितने ज्यादा जो है फोटान आ के पड़ रहे हैं। डिपेंड ये करता जो फोटान आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, उसी के हिसाब से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है। तो ये भी पार्टिकल नेचर को ही सपोर्ट कर रहा है। पता चला ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट डाल देते, ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलता, हम कहते भैया ये तो वेव नेचर से सपोर्ट हो गया। तो यहां पर ऐसा नहीं होता है बच्चों। इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा लो, फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं बढ़ाते हो, तब तक काइनेटिक एनर्जी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की नहीं बढ़ती है। ये भी क्वांटम नेचर की तरफ इशारा कर। इवन when metal surface is faintly illuminated, photo electron leave the surface immediately। जैसे डाला तुरंत निकल गया। अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वाला लाइट गया, तुरंत का तुरंत इलेक्ट्रॉन, समय लगा ही नहीं, चाहे हल्की सी लाइट भी पड़े, इंटेंसिटी से कोई मतलब ही नहीं। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार करता हुआ कोई लाइट है, तो तुरंत का तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये नहीं कहेगा भैया तुम्हारी इंटेंसिटी कम है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि इंटेंसिटी से उसका कोई मतलब ही नहीं। बोलो बच्चा। तो ये भी हमारा क्वांटम नेचर की तरफ इशारा कर रहा है। ऑप्शन पहले ही छट चुका था। देखो कुछ नया हो तो कराऊं। कारण ये फोटॉन क्रिएट पेयर
ये बेटा पेयर प्रोडक्शन का सवाल है। पेयर प्रोडक्शन, और ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स आसान है, बट अभी नहीं पढ़े हो, अभी छोड़ देते हैं। सवाल नंबर अगला, current threshold wavelength for photoelectric emission from a material is 4800 angstrom. Photoelectron will be emitted from the material when illuminated with light from ये, जैसा अभी सवाल किए थे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बेटा इतना है, इससे कम अगर डालेंगे लाइट, चाहे हल्का सा भी लाइट पड़े, अगर इससे कम वेवलेंथ का लाइट गया, इमिशन हो जाएगा। बोलो, इससे कम वेवलेंथ का, फिर से वही बात, अगर इससे थोड़ा कम जाए तो अल्ट्रावायलेट में पहुंच जाएंगे। तो ये वाला लाइट डाल दो, कहां गया? अल्ट्रावायलेट। ये तो विजुअल रीजन का, ये भी विजुअल रीजन का, ये भी विजुअल रीजन का। अच्छा, अब तो अलग तरह से देखना पड़ेगा, सारे विजुअल रीजन के हमें ये देखना है इससे कम कौन। तो बेटा यहां पर बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी का लाइट कौन सा होगा? ये मत देखो कितने वाट का, फिलहाल जितने सबसे ज्यादा तो वायलेट वाला होता है। वायलेट वाला अगर हटा दें तो क्या बचा? ब्लू वाला, इसी के आसपास ही आएगा। तो यहाँ ब्लू वाला हम लोग ले लेंगे अलाव से। ये नहीं देखेंगे कि यहाँ 40 से क्या लिखा है, बस जीरो ना लिखा रहे, पता चले लाइटें नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू लाइट ले लेंगे, क्योंकि ब्लू से ऊपर जाएंगे, अगर ग्रीन वगैरह के आसपास पहुंचे तो 5500 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाता है वेवलेंथ, उस पर तो होगा नहीं। आइए अगला सवाल, चलिए ये सब करिएगा, हो ही गया होगा देखते ही। ये देखिए एक सवाल 42 नंबर, उसने कहा इररिड्यूसिबल एरिया ए बी सी डी इन द फिगर इज, क्या सोचकर इस सवाल को दिया था? कह रहा है, ये देखिए मोमेंटम का एक्सेस बना है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सेस बना है। इररिड्यूसिबल एरिया का मतलब एक ऐसे एरिया की बात हो रही है, इररिड्यूसिबल एरिया का मतलब हुआ बेटा एक ऐसे एरिया की बात हो रही जिसको रिड्यूस ना कर सके, मतलब एक ऐसे एरिया की बात हो रही है जो एरिया क्या हो? कांस्टेंट। ऐसा कहने का मतलब हो गया वो किसी ना किसी कांस्टेंट की तरफ इशारा कर रहा है, आपको पहचानना है। जो इसका एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया, ये किसी कांस्टेंट की तरफ इशारा कर रहा है। इररिड्यूसिबल शब्द का मतलब हुआ जो चीज रिड्यूस ना हो, जो चीज कांस्टेंट। बोलो बच्चा, अब सवाल उठा कोई कांस्टेंट तो है, ऑप्शन में मुझे एक कांस्टेंट दिख रहा है, प्लेन कांस्टेंट, बाकी तो यहाँ हटके बिल्कुल है। लेकिन क्या ये बात सही है? जरा डायमेंशन से चेक कर लो। एक एक्सिस पर बेटा मोमेंटम है और अगले एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसका आपसे पूछूं यूनिट या डायमेंशन बताओ, तो इसका यूनिट चलिए बनाते हैं। यूनिट इसका क्या बनेगा? यूनिट एक तरफ से आएगा डिस्प्लेसमेंट और अगली तरफ से आएगा मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और यहां के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहां पर इनटू हमारे पास क्या आ गया? मीटर। मीटर आ गया। मेरे बहादुर बच्चों, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड। अब आपके पास दो रास्ते हैं, इसको अगर जूल में कन्वर्ट कर सको तो देखो, देखो सब लोग, ये होगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, सेकेंड की पावर -2 करके मैं बैलेंस करने के लिए एक सेकेंड और यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। बात देखो, यहां कुछ मैंने थोड़ा सा चेंज किया उसे, लेकिन बैलेंस बना रखा है। देखो वही चीज लिखा है कि नहीं? बोलो बच्चा, वही चीज लिखा है कि नहीं? यहां पे अगर वही चीज मैंने लिखा है, तो क्या इस चेहरे को आप पहचान पा रहे हो? डायमेंशन के उसमें देखो, m l2 t पावर -2,
ये वर्क डन या एनर्जी का डायमेंशन आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया जूल और इसका मतलब हो गया सेकंड, जूल इंटू सेकंड। बताइए इशारा किसकी तरफ कर रहा है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका आंसर होगा प्लैंक्स कांस्टेंट। बोलो बेटा। इसका सिंपल सा यही एक तरीका है, बाकी यहाँ कोई फार्मूला तो इसके लिए है नहीं। मेन चीज यहाँ जो क्ल्यू है इररेड्यूसिबल एरिया, मतलब एरिया से जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो हमारी कांस्टेंट होएगी। तो हमें वैसे भी ऑप्शन में देखा तो केवल एक ही चीज यहाँ था जो उसको हम हर हाल में कांस्टेंट बोल सकें, वो था प्लैंक कांस्टेंट। अगला सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये तो कर लोगे आप लोग। 44 नंबर सवाल देखें, कुछ नया हो तो कराएं। Surface of metal is illuminated with light of 400 nanometer. Kinetic energy of ejected photoelectron is this work function. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, छोड़ दूं? चलो कुछ नया आने दो तब कराऊं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इंसिडेंट ऑन द इमीटर। इमीटर का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना है, जैसे कोई मेटल, हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। हमसे करा काइनेटिक एनर्जी, बिना पेन उठाए बताओ। एच एफ इक्वल टू एफ एच नॉट, एच एफ नॉट प्लस के मैक्स। तो के मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। एच कॉमन कर लो, क्या हो गया? अगला सवाल, ये सवाल देखो सब लोग। ये सवाल थोड़ा हटके है। बच्चों हमसे कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड यूजिंग 3 डिफरेंट मेटल्स, मेटल प्लेट्स पी क्यू आर हैविंग वर्क फंक्शन। यहाँ पे 3 मेटल की प्लेटें हैं बच्चों। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 1, इसी तरह से दूसरा मेटल का प्लेट है प्लेट नंबर 2, एंड अगेन वी हैव प्लेट नंबर 3। लेकिन सबका किराया भाड़ा अलग अलग है। देखिए आईआईटी स्क्रीनिंग का ये सवाल होगा, जैसे अभी आईआईटी एडवांस आप सुनते हो, ऐसे आईआईटी स्क्रीनिंग होता था। बहुत बढ़िया सवाल माने जाते थे इसके, एकदम हाई क्लास वाले। देखो अभी आपको लग भी जाएगा कि हाँ सवाल में दम था थोड़ा सा। कह रहा है यहाँ के अंदर बच्चों 3 मेटल की प्लेटें हैं, तीनों का किराया भाड़ा, मेरी भाषा में कहो तो किराया भाड़ा अलग अलग। किसको ले जाने का किराया भाड़ा? इलेक्ट्रॉन। किराया भाड़ा कौन देता है? फोटान देता है। बोलो। यहां पे पहले का जो किराया भाड़ा है बताएंगे आप लोग? पहले का किराया भाड़ा कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले का, दूसरे का किराया भाड़ा बेटा 2.5 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा महंगा हो गया ये। अगले का किराया भाड़ा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा यहां थोड़ा और महंगा हो गया, ये 3.0 इलेक्ट्रॉन। उसने कहा है ये लाइट बीम पॉइंट इज टू बी नोटेड ऑन बीम। सर जी ने कभी ऑप्टिक्स पढ़ाया था, रे ऑप्टिक्स, उसमें लाइट बीम नाम लिया था, और बीम को सर जी ने एक्सप्लेन किया था। उस समय लोग कहेंगे बीम में सर क्या बता रहे हैं बीम को एक्सप्लेन किया था। बीम का मतलब कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। इसका मतलब एक लाइट नहीं है, कई सारे लाइट रेज आ रहे हैं, और उसमें देखिए कंटेनिंग वेवलेंथ ऑफ दिस मतलब मोनोक्रोमेटिक नहीं है, उसमें अलग अलग वेवलेंथ शामिल है, यानी अलग अलग एनर्जी के फोटोन आ रहे हैं। यहां पर लाइट बीम पड़ा बेटा, लाइट बीम इसके ऊपर पहले वाले के ऊपर आकर के पड़ा, ये लाइट बीम
इसमें कई सारे फोटान हैं। यहाँ पर बच्चों कई सारे फोटान हैं और फोटान की अपनी अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग एनर्जी है। यहाँ पर लाइट बीम बच्चों आकर के पड़ रहा है। चलो ऐसे बहुत सारे रेज होंगे और यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ऐसा यहाँ के अंदर वेवलेंथ है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ऐसे बहुत सारे। लैम्डा 1 वाले मान लो 100 फोटान आ रहे हैं, लैम्डा 2 वाले मान लो 100 फोटान आ रहे हैं, लैम्डा 3 वाले 100 के आसपास आ रहे हैं। चलो ऐसे आ रहे हैं। सेम लाइट बीम, ये बीम है, पूरे को एक साथ क्या बोलना, बीम। सेम लाइट बीम इसके ऊपर भी आके पड़ा, सेम लाइट बीम बेटा अगले के ऊपर भी आके पड़ा, इंसिडेंट हुआ। हर एक लाइट बीम में वही लाइट बीम इसके ऊपर डाला गया, वही लाइट बीम इसके ऊपर डाला गया, वही। अब इस बीम में तीन तरह के लोग हैं, थोड़े धनी वाले भी हैं, थोड़े गरीब वाले भी हैं। धनी वाले मतलब जो ज्यादा एनर्जी लेके फोटान और धनी वाला है, और जो कम एनर्जी लेके और गरीब वाला है। पता चला धनी वाला किराया ज्यादा था तो उस पे भी वो जाने के योग्य था, और गरीब वाला जो था किराया जहां ज्यादा था, कहा भैया मैं जो है ओला बाइक से चला जाता हूं, इससे नहीं जाऊंगा, नहीं है तो पैदल ही निकल लेता हूं, कोई बात नहीं। और धनी वाला नहीं, मुझे तो वही चाहिए एकदम BMW वाला का। मेरे बहादुर बच्चों देखो, इनके पास, बीम भाई साहब के पास तीन तरह के लोग हैं। इन तीनों तरह का कितना गरीब कितना धनी जरा कैलकुलेट करें। जो जो लोग इनके यहाँ हैं वही इनके अंदर भी, वही इनके अंदर भी, एक ही बीम तीनों के ऊपर डाला गया है बारी बारी से। ठीक, पहले फोटान की एनर्जी जिसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग निकाल लो एनर्जी क्या होगा। 12,400, 12,000, अच्छा नैनोमीटर में दिया तो 1240 लिख के काम चला लो, डिवाइडेड बाई यहां के अंदर बच्चों पहले वाले का वेवलेंथ हमारा कितना है, 550, 550। अब ऊपर हमने देखो 1240 लिखा, इसका मतलब नैनोमीटर इंटू यहाँ के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। जो हमारा दूसरा सदस्य है बीम का, मैंने कहा भैया तुम्हारी कितनी एनर्जी है, तुम्हारे फोटान्स की एनर्जी कितनी है, कहा सर निकालिए ना, 1240 डिवाइडेड बाई कितना, 450। मैंने अगले से कहा भैया तीसरा जो प्राणी है इसके अंदर, उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटान होंगे, उसके परिवार के जो फोटान होंगे, उस फोटान की एनर्जी बताइए क्या है। आपने कहा सर 1240 डिवाइडेड बाई 350, 350। बेटा इसको कैलकुलेट करके देखो, आपका आंसर मिलेगा 2.25 के आसपास। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके देख लेना, मुझे तो सवाल कराते कराते याद हो गया। यहां पे इसको सॉल्व करोगे, ये थोड़ा सा ज्यादा था, 2.75 के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो तो यहां पर 3 से ज्यादा, 3 चौक को 12, 3 त्रिक का 9, 3 से ज्यादा आता है, 3.5 के नियर अबाउट आता है, मे बी, मैं एग्जैक्ट ना निकाल रहा हूं, आप लोग देख लेना। 3 से ज्यादा आता है 3.5, चलो आप देख लीजिएगा एग्जैक्टली क्या आता है। अब देखो यहां पर इनके ऊपर तीन तरह के लोग आ रहे हैं। ये भाई साहब जो हैं इतनी एनर्जी लेकर आए, पूछे भैया कितना किराया भाड़ा, कहे 2 रुपया, कहे मेरे पास 2.25 रुपया है, कहे चलो चौनी बचेगा उसका मिठाई खा लेना। लो, यहां से इसका मतलब ये हुआ, पहला वाला जो फोटान आया, दैट हैज कैपेबिलिटी टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कैपेबल है। दूसरा वाला आया, कहा भैया कितना किराया भाड़ा, कहा 2 रुपया, कहा मैं 2 रुपया 75 पैसा मेरे पास है, ले चलोगे, कहा 2 रुपया मुझे दे दो, बाकी आप। यहां के अंदर बाकी जो है देगा तो ये पूरा ही, बचाएगा नहीं उसमें से। ये भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन थे, यहां से मुस्कुराते हुए चल पड़े,
भाई यहाँ कोई दुश्मनी है तुम्हें? यहाँ कलरे बदल जा रहा है। ये भाई साहब आ रहे थे, इन्होंने कहा, इससे पूछा कितना किराया भाड़ा, कहे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 रुपया। कहे मैं तो बहुत धनी हूं। हेलो, 2 रुपया तुम यार। ये भाई साहब चल पड़े। तो यहां तीनों ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब दूसरे के पास गए, दूसरा वाहन पकड़ रहे हैं तीनों, दूसरा वाहन पकड़ रहे हैं। यहां पे ये आया पहला वाला, कहा भैया कितना किराया भाड़ा, कहा 2.5 रुपए। कहा मेरे पास तो 2.25 ही है। कहा तुम वहीं रहो। पहले ने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराया नहीं। दूसरा वाला आया, कहा कितना किराया भाड़ा, कहा 2.5 रुपया। कहा मेरे पास 2 रुपया 75 पैसा है। कहा चलो तब, सारा ना बचा लेना, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा तुम्हारा। इनके ऊपर ये जो है अगला वाला है, कहा भैया कितना किराया भाड़ा, 2.5 रुपये। अरे चलो, दो सफल हो पाए। बोलो, यहां पर देखो, ये 3 लोग आ रहे हैं। पहले ने कहा भैया कितना किराया भाड़ा, कहे 3 रुपया। कहा 2.25 है। दूसरा वाला है, कहा कितना किराया भाड़ा, कहा 3 रुपया। कहा 2 रुपया 75, पौने 3 रुपया ही है, लिए रहो। अगला वाला का कितना किराया भाड़ा, कहा 3 रुपया। कहा चलो। क्या पता चला, यहां ये तीनों सफल हुए, यहां 2 सफलता मिली, यहां 1 ही मिली। पर सेकंड यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर सेकंड यहां से कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर सेकंड यहां से और कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि यहां सारे फोटॉन सफल नहीं हो पाए। बोलो बच्चा, तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज्यादा किसमें फ्लो होगा, पहले में? वो तीनों मिलके फ्लो कराएंगे। तो पहला मतलब, पहले का नाम क्या है, पी है शायद, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है। तो सबसे ज्यादा सैचुरेशन लेवल जो होगा, करंट का लेवल जिसमें ऊपर दिखाया गया होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, पी का, फिर क्यू का, फिर आर का। तो ये तो सबका लेवल सेम, सबका लेवल सेम, ये दोनों ऐसे ही चले गए, और इसमें उल्टा दिखाए इसलिए ये भी चला गया। बचा कौन? अब एक बात बताओ, ये दूसरा एक्सिस पर इन्होंने क्या दिया है, ये थ्रेशोल्ड, ये बेटा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो ऐसे नहीं एडवांस वाले सवाल बनाते, पूरा बुद्धि झोंक देते हैं। एक बात बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां से। एक बात बताओ, मान लो किसी, ये सफल हुआ, यहां भी ये सफल हुआ, यहां भी ये सफल हुआ, लेकिन इस सफलता में देखो, यहां ये कितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेगा, ये 0.5, 3 तो किराया भाड़ा लग गया, और वही यहां कितनी काइनेटिक एनर्जी तीसरा वाला लेकर निकला था, हाँ 3.5, और खर्चा बर्चा 2.5 निकल गया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये देखो, ये 2 खर्चा हुआ था, 1.5 लेकर निकल। तो यहां जो मैक्सिमम काइनेटिक, सबसे एकदम तगड़ा वाला काइनेटिक एनर्जी वाला जो था, वो यहां देखिए, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, पहले में। तो सबसे ज्यादा रोकने के लिए, उस सबसे ज्यादा तेजू खान को रोकने के लिए सबसे ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल कहां लगाना पड़ेगा, पहले में। तो पी का जो निगेटिव पोटेंशियल है रोकने के लिए, वो भी सबसे, देन क्यू का, देन ठीक। जितना सीखे थे कॉन्सेप्ट, सब यहां यूज हो गया। हो गया बेटा। सवाल नंबर अगला, पता नहीं क्या इसे स्क्वायर रूट बना के दिया है, टेढ़ा मेढ़ा। देखो, कहा गया है ये फोटॉन ऑफ एनर्जी इजेक्ट्स, ये फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटॉन है बेटा, और फोटॉन की एनर्जी कहा है ई के बराबर है,
और फोटो इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के सरफेस से निकाल रहा है जिसका वर्क फंक्शन दिया है W0। बहुत बढ़िया। If this electron enters into a uniform magnetic field, आप इंडक्शन बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहां के अंदर बी दिया है, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर देन स्मॉल आर गिवन। बहुत बढ़िया सवाल, यहां जोड़ दिया दो कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिज्म प्लस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दो को यहां के अंदर बच्चों मर्ज कर दिया दो कॉन्सेप्ट को। कैसे? सिंपल सा प्रश्न ये है कि सर ऐसा है एक कोई यहाँ के अंदर मेटल रहा होगा, चलिए सर रहा होगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे इस मेटल के सरफेस पर जा करके कोई फोटान पड़ा है और इस फोटान की एनर्जी है, इसका किराया भाड़ा W0 है, तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा। मैंने इलेक्ट्रॉन से पूछा, इलेक्ट्रॉन भाई बताओ जरा यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर तुम निकले हो, तो इलेक्ट्रॉन ने कहा सर मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फोटान जो आया था W0 तो खर्चा हो गया, जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी है, कहा सर E-W0 लेके आया हूं। क्यों बच्चा? अब अभी फ्री नहीं हुआ, अब जहां ये जा रहा है आगे इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेना है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके मोशन के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, ये सवाल का कहना है। यहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कह रहा जब ये जा रहा है तो ये सर्कुलर मोशन करने लगा, जैसा कि हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसके अंदर उसका मोशन यूसीएम जैसा हो जाता है, उसका मोशन बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन एंट्री लिया है तो इसका मोशन मेरे बच्चों यूसीएम जैसा हो गया है। मैं यहाँ बहुत सोच समझ के नहीं बना रहा हूं क्योंकि हमें रिजल्ट बस फाइंड आउट करना है। किसी स्पीड से घूमने लग गए और जिस रेडियस के ऊपर ये चल रहा है, ये रेडियस की वैल्यू है आर। बोलो, तो हमसे कहा कि बताइए सर यहाँ आर की वैल्यू क्या होगी। बताओ बेटा, मैग्नेटिज्म में जरा जाओ फ्लैशबैक में और मुझे बताओ जब यूसीएम यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हुए, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, याद करिए क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। बोलो बेटा, उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो मान के चलेंगे यहां पर के मैक्स की बात हुई होगी, नहीं तो रिजल्ट ही ना निकलेगा। और यहां पर के मैक्स का मतलब उस समय आर मैक्स की बात हुई हो, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। अगर के मैक्स आर मैक्स ना लिखो तब भी वही रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा ऑथेंटिकली मैं चलूं तो मुझे लिखना चाहिए। इस आर मैक्स को उन्होंने आर करके दिया है, ठीक है मैं आर मैक्स लिख दिया। अब बेटा यहां देखो जो के मैक्स है, जो के मैक्स है ये देखिए वो कितने के बराबर है, के मैक्स क्या काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेने के बाद बेटा मैग्नेटिक फोर्स जो था वो चार्ज पार्टिकल के केवल रास्ते को चेंज कर रहा था, पाथ को चेंज कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा था, केवल डायरेक्शन बदल रहा था। तो के मैक्स जो था वही बना रहेगा। के मैक्स कितना था, E-W0 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर बी का स्क्वायर, आर मैक्स को उन्होंने आर दिया है सवाल में, आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। आर की वैल्यू कह रहा बताइए क्या होगा। सर यहां के अंदर आर का स्क्वायर जो हमारा आ जाएगा, आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m इंटू यहां के अंदर हो जाएगा बेटा E माइनस ऑफ W0 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं इसको इधर लिख दूं, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ m E माइनस ऑफ W0 डिवाइडेड बाई E इंटू, देख लो जो हो।
हो गया बेटा, बढ़िया सवाल था, प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अगला सवाल देखा जाए। ये तो सिंपल सवाल है जैसे मैंने समझाया था। चलो ऑप्शन बाद में पढ़ते हैं। बताओ ये बेटा, इनोट पोटेंशियल है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। आप देखो ए बी सी तीन कर्व हैं, बी और सी में बता सकते हो क्या सेम रहा होगा। इंटेंसिटी जो लाइट आया वो, क्योंकि इनका सैचुरेशन लेवल एक ही। अच्छा, बी और ए में क्या सेम रहा होगा? जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का फोटोन आया है दोनों के लिए, क्योंकि कट ऑफ दोनों का, क्या बता सकते हो ये बी और सी में क्या डिफरेंट होगा? बी और सी में फ्रीक्वेंसी का अंतर, किसकी फ्रीक्वेंसी? जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, यहां के लिए जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही होगी, तभी तो उसको रोक, जो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर निकले होंगे, तो उनको रोकने के लिए ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ा होगा। अब जरा ऑप्शन पे आ जाओ आप लोग। पहला ऑप्शन कह रहा है कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। कर्व ए और बी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की बात कर रहे हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं सर, दोनों का कट ऑफ सेम है, तो दोनों में जो फोटोन आए होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रही होगी, तो ये गलत हो गया। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। बताओ सही है कि गलत? बोलो। सही है। कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बी और सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बात सही है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, यहां गलत कर दिया। ठीक है। बी एंड सी रिप्रेजेंट रेडिएशन ऑफ, बी एंड सी रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट यूज हुआ? बोलो बच्चा। अगला, इसमें पहला सवाल देख लीजिए आप लोग। पहला का मतलब 50वां। कहा गया है इफ ये सोर्स ऑफ पावर 4 किलोवाट प्रोड्यूसेस 10 टू द पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड। सोर्स जो है जिसका पावर यहाँ 4 किलोवाट है, 10 की पावर 20 फोटॉन पर सेकेंड में प्रोड्यूस कर रहा है। द रेडिएशन बिलोंग्स टू द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। यहां पर बच्चों कौन से स्पेक्ट्रम से बिलोंग कर रहा होगा ये पूछा गया है। बेटा यहाँ पे किसी सोर्स के द्वारा जो पावर निकाला जाता, पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। मान लिया टी टाइम में n फोटॉन निकाल रहा हो और एक फोटॉन की एनर्जी E हो, तो पावर क्या डिफाइन हो गया? आउटपुट पावर इक्वल टू एन ई, टोटल फोटॉन की एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। बोलो बेटा, ये हो गया। उन्होंने हमसे कहा ये कौन से रेडिएशन से बिलोंग कर रहा है, कैसे पता लगाएंगे रेडिएशन कौन सा है? गामा रे है कि एक्सरे है कि क्या है? हमें वेवलेंथ का आइडिया होना चाहिए। अब वेवलेंथ का आइडिया होने के लिए हमें यहां इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। मेरे बच्चों देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं n बाई टी। सर रहने दीजिए इसको ऐसे, क्यों रहने दें? क्योंकि हमें ये डायरेक्ट दिया है 10 की पावर 20 फोटॉन पर सेकेंड, यानी n बाई टी का वैल्यू डायरेक्ट पता है। ठीक है। यहां पर हमारा जो ई है, सर ई को आप लिख दीजिए ना एच सी बाई लेमडा। इससे क्या होगा? इससे सर ये होगा ना, हम लेमडा निकाल लेंगे और हमें पता हो जाएगा कौन सा रेडिएशन ये है। बाकी पी का पी दिया है सर। यहां पर बच्चों इस तरह से लेमडा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा एन बाई टी। देखो तरीका मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन आपको करना रहेगा। एच सी डिवाइडेड बाई बेटा यहां क्या आ गया? पी। यहां तक की कहानी स्पष्ट? वैल्यू रख लीजिए।
लैम्डा इक्वल टू n बाई टी के जगह पर दिया 10 की पावर 20 फोटान पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, रख लीजिए डायरेक्ट। ध्यान रहे यहां पर बच्चों पावर हमको किलोवाट में दिया है, तो यहां पावर को जब हम बदलेंगे, पावर की जगह लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर 3 वाट। वाट का मतलब एसआई यूनिट, जूल पर सेकेंड। अब हमें ऊपर भी एसआई में ही रखना है चीजों को, एच। अब 12,400 नहीं लिख सकते क्योंकि आपने यहां जूल पर सेकेंड में रखा है ना। अब पूरा रखो 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सी के जगह पर हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको सॉल्व करके आप लोग निकालेंगे कि लैम्डा की वैल्यू क्या जा रही है। लैम्डा की वैल्यू बच्चों यहां के अंदर क्या जा रही है, मैं वैसे गेस करूं। पावर को पहले बैलेंस करो, 10 की पावर 20, 10 की पावर 8, 10 की पावर 28 हो गया, 10 की पावर 28 हो गया 28, और 10 की पावर -34, 34 में से 28 निकाल दो, कितना बचा माइनस। यहां पर बेटा 6 त्रिक 18, यहां 6.6 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 की पावर कितना निकाला आप लोगों ने -6, और ये वाला 3 ऊपर ले जाके चिपका दो तो -3 हो गया। यहां डिवाइडेड बाय बच्चों यहां के अंदर क्या आ गया। अच्छा, एक मोटा मोटा आइडिया लगाया जाए, 6 मान लो या 7 मान लो, 7 त्रिक 21 बाई 4, लगभग लगभग यहां पर 5। बोलो, मतलब खाली में पावर का हमें गेस करना है तो काफी मैं थोड़ा बहुत वो कर दूं आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हो गया इंटू 10 की पावर -9, ये मीटर हो गया। लेकिन हम लोगों को तो जो वेवलेंथ याद है ना, वो एंगस्ट्रॉम में याद है। एंगस्ट्रॉम में बदलोगे तो यहां पर बच्चों 5 इंटू 10 की पावर 10 कितना हो जाएगा 50, लगभग। दिस इंटू 10 की पावर 10 कर लोगे तो क्या बन जाएगा एंगस्ट्रॉम। 10 की पावर 10 का मतलब 9 पावर तो चला गया, एक बचा, यानी इतना इंटू 10, 50 एंगस्ट्रॉम। आप बता सकते हैं क्या है ये, एक्सरे के आसपास का बीज। जब खाली गेस करना हो कि क्या है तो इस पर ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान ना दो। लगभग इसको ऐसा ना हो कि ये इसकी वैल्यू 1000 आने लगे। हाँ, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ आए, 10 के अंदर आए, एक से ज्यादा आए, उस रूप में लिख लो और यहाँ पावर का आइडिया लगा लो, आर्डर का, तो जिससे आपको वेवलेंथ का एक आइडिया लग जाएगा कि वेवलेंथ कहाँ पर जाने वाला है। उस बिहार पर बच्चों आप पता कर सकते हो कि कौन से रेडिएशन से बिलोंग कर रहा होगा। यहाँ आंसर आ गया एक्सरे। बाकी इसके लिए आप काफी हो, इसके लिए आप काफी हो, ये दोनों होमवर्क हो गया आपका, शायद कर चुके हो अब तक। देखिए अगला सवाल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटेलिक सरफेस इज 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी मेटेलिक सरफेस का किराया भाड़ा इतना है। ओके, the photo electrons are emitted when light of wavelength 2000 एंगस्ट्रॉम fall on it। कितना एंगस्ट्रॉम का लाइट गिरा, कुछ एनर्जी लेकर आया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू स्टॉप फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इज। आप इन दोनों डेटा के मदद से मेरे बेटा के मैक्स निकाल सकते हो। के मैक्स मिल जाएगा, के मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी नॉट कर देना, वी नॉट आपको पता चल जाएगा। करूं मैं, हो जाएगा। क्या है आपको करना, मैं आइडिया दे देता हूं। फोटॉन की एनर्जी दो पार्ट में खर्च होना, W प्लस के मैक्स। सर E कितना होगा 5.01। सर W कितना है, सर ऐसे तो नहीं पता। लाइट ऑफ वेवलेंथ, यहाँ वर्क फंक्शन ये दिया, माफ करिएगा, वर्क फंक्शन हमको दिया 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारा जो लाइट आ रहा है वो 2000 एंगस्ट्रॉम वाला है, यानी 12400 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2000 कर लीजिए। यहां से बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, के मैक्स। चलो के मैक्स आपने कुछ निकाला, आसान दिख रहा है।
जो भी आएगा लिख लीजिएगा के मैक्स के जगह पर E इंटू वी नॉट इक्वल टू समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगला सवाल देखिए, डेटा आसान है, शायद हो गया हो, ठीक है। अगला देखें, यहां पे मेरे बच्चों अगला सवाल 1.2 आ रहा है क्या इसका आंसर, क्योंकि उधर मुझे दिख रहा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, इधर 5 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग दिख गया। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम ये मेटल सरफेस, करंट कब निकलेगा। पहला, ओनली इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव ये सर्टेन वैल्यू, बिल्कुल बात सही है। अगर थ्रेशोल्ड से सर्टेन वैल्यू का मतलब वही थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट आया तभी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, अदरवाइज नहीं। ओनली इफ टेम्परेचर ऑफ, ये सब क्या टेम्परेचर से क्या मतलब है, एट ए रेट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मेटल, तो क्या लिख दिया है, पहला हो गया। सवाल नंबर अगला देखें, हमसे कह रहा सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग 10 की पावर 15 फोटॉन्स पर सेकेंड, इतना फोटॉन एक सेकेंड में सोर्स S1 के द्वारा निकाला गया है जिसका वेवलेंथ इतना है। अनदर सोर्स S2 प्रोड्यूसिंग इतना फोटॉन पर सेकेंड जिसका वेवलेंथ इतना है। तो दोनों के पावर का रेशियो पूछा है, P2 बाई P1 पूछा, क्या होगा मेरे बच्चों, पहला वाला बल्ब या पहला वाला जो सोर्स है बल्ब है उसका पावर P1 है, अगले का पावर P2 है, तो हमसे पूछा P2 बाई P1। किसी लाइट सोर्स का पावर मतलब इमिटेड एनर्जी पर यूनिट टाइम, पहले केस में N1 E1 अपान कर देते हैं T1, क्यों बेटा, दूसरे वाले के लिए कर देते हैं N2, दूसरा वाला मैंने ऊपर लिखा ना, यहां पर बच्चों हमारे पास हो गया N2 E2 बाई T2 और यहां पर हो गया N1 E1 बाई T1। अब देखो इसको मैं ऐसे करता हूं, N2 बाई T2 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, E2 को लिखता हूं HC बाई लैम्डा 2, क्योंकि लैम्डा का हमें यहां वैल्यू दे रखा है, HC बाई लैम्डा 2, HC बाई लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई, यहां लिख लेता हूं N1 बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर बच्चों मैं आपके सामने करता हूं तो E1 को क्या लिखूंगा, HC बाई लैम्डा 1। मेरे बच्चों HC हो गया कैंसिल, हमारे पास यहां पर आ गया N2 बाई T2 डिवाइडेड बाई यहां पे आ गया बेटा N1 बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई, बताएंगे आप लोग, लैम्डा 1 बाई, चलिए सर N2 बाई T2 हमको दिया है, पहचानो कितना, 10 की पावर 15 फोटॉन पर सेकेंड पहले के लिए है, 1.02 इंटू 10 की पावर 15 दूसरे के लिए 1.02 इंटू 10 की पावर 15 फोटॉन पर सेकेंड, और पहले के लिए है बेटा कितना, 1 इंटू 10 की पावर 15 फोटॉन पर मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 1, पहले का वेवलेंथ 5000, अगले का 5100। यूनिट के बारे में चिंता मत करिए क्योंकि रेशियो ले रहे हो, हट जाएगा, ये चला गया 1 2 0 चला गया, और यहां के अंदर बच्चों सब मिला जुला करके कहानी क्या आ गई, कहानी मेरे पास आ गई यहां पर 1.02 डिवाइडेड बाई 51 मल्टीप्लाइड बाई यहां पर आ गया 50। अगर मैं
ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा 102 और ऊपर आ जाएगा यहाँ 100, 100 यहां से जाके टकराएगा 102 बन जाएगा, तो 102 बाई 102 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1, 1/1। आपके एग्जाम का सवाल है। हो गया बेटा? चलो अगला सवाल देखो, यहां पे का व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर दिस एंड दिस। ठीक है सर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टी दिया है। इफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 2i, इंटेंसिटी डबल करोगे ना बेटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो निकल रहे थे वो भी डबल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो n की जगह क्या आ जाएगा 2n, लेकिन क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी नहीं बदला है तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले था वो अभी भी बना रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 2n। काइनेटिक एनर्जी टी था तो टी ही रहेगा। सिंबल अजीब लिया है। देखिए का सवाल और देखिए, कहा कि if m is the mass of an electron and c is the speed of light, then the ratio of wavelength of photon of energy E2 that electron of same energy। मेरे बच्चों ये सवाल बड़ा कॉमन है। उन्होंने हमसे रेशियो पूछा है। किसका रेशियो? वेवलेंथ का रेशियो। किसका वेवलेंथ? फोटॉन का, अपान किसका? इलेक्ट्रॉन का। और दोनों की एनर्जी को सेम बताया। बोलो बेटा। चलिए सर की जरा मदद करिए। क्या फोटॉन के वेवलेंथ को आप ऐसे एच सी बाई ई लिख सकते हो? ई मीन्स फोटॉन की एनर्जी, लिख सकते हो कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ है, मैं इसे थोड़ा रफ कर लेता हूं। डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू आपने ये पढ़ा होगा एच बाई पी, और इसी को चेंज करके एक फार्मूला बनता है, आगे मैं दिखाऊंगा पूरा डेरिवेशन। एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ एम इनटू काइनेटिक एनर्जी, इनटू काइनेटिक एनर्जी ई लिख दिया। तो इस फार्मूले के बिहाफ पर क्या मैं इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ को ऐसे लिख दूं एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है? मैंने वही इलेक्ट्रॉन के लिए लगा दिया है एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको थोड़ा मैं सॉल्व करने जब जाऊंगा तो मैं देख पा रहा हूं ये वाला एच यहां से चला जाएगा। हमारे पास ये रेशियो बेटा कुछ ऐसे आ जाएगा, यहां पर आ गया सी बाई, जो यहां पे हमारे पास ई फोटॉन का है वही ई हमारा इलेक्ट्रॉन का भी है, उसको मैं मान लेता हूं सिंपली ई। यहां पे हमारे पास सी बाई ई फोटॉन को लिख दिया ई। उन्होंने एनर्जी को ई के बराबर दे दिया है, इन दोनों की एनर्जी को करा ई मान लीजिए सी बाई ई, और यहां पर ये ऊपर चला जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ एम इंटू ई। अब एक काम करते हैं, जैसा कि ऑप्शन में मुझे दिख रहा है सी खाली बाहर है, ई को अंदर पहुंचा दीजिए। जब अंदर गया ई तो ई हो गया, जब ई हो गया तो एक ई हो गया, तो यहां के अंदर बच्चों हमारे पास क्या बचा 2m डिवाइडेड बाई यही आंसर हो जाएगा इसका। देख लो, अगर आप लोगों ने नीट 2025 दिया हो तो ऐसा ही सवाल, शायद यही सवाल या ऐसा ही सवाल आपके यहाँ आया हुआ था। अभी और भी आगे इससे मुलाकात होगी, ऑलरेडी आपकी बुक का हिस्सा था वो, कहीं अलग से नहीं था।
हो गया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लो बेटा। कहा गया 5% ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू ए बल्ब इज रेडिएटेड एट विजिबल लाइट, हाउ मेनी क्वांटा आर इमिटेड पर सेकेंड बाय ए 100 वाट लैंप, एज्यूम दैट विजिबल लाइट का वेवलेंथ इतना है। बच्चों देखो, एक बल्ब है, एक बल्ब है, इस बल्ब का पावर जो मेंशन है वो 100 वाट मेंशन है, लेकिन कह रहा है इसकी जो इफिशियंसी है, मतलब विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने की जो ताकत है वो खाली 5% है। मतलब इसको अगर मैंने इनपुट पे पावर दिया होगा सपोज करिए 100 वाट, तो बाहर जो इसने निकाला विजिबल लाइट के फॉर्म में वो खाली कितना निकाला, 5 वाट, 5%। 100 वाट का यानी 5 वाट आउटपुट देगा। सर जी ने कैसे समझाया था, पावर इक्वल टू बेटा ऐसे कर देना एन ई डिवाइडेड बाई टी। ज्यादातर सवाल में आपको ये पूछा जाता है कि भैया एन बाई टी क्या होगा। एन बाई टी का मतलब एन बाई टी इंटू यहाँ के अंदर हो गया ये, यहाँ पर इधर का पेन ये पहचान नहीं पा रहा है, एन बाई टी का जो रेशियो यहाँ के अंदर आप बेटा आ जाएगा क्या होगा, पी बाई टी। ई क्या है, एक फोटान की एनर्जी है। मेरे बच्चों यहाँ जो पावर हमें लेना है आउटपुट पावर के हिसाब से जो फोटान के रूप में मिल रहा है कितना, 5 वाट। और एक फोटान की एनर्जी मन करे अलग से निकाल लो, रफ कर लो या यहीं पर कर लो, अलग से कर लो। यहाँ एक फोटान की एनर्जी बेटा हमारे पास आ जाएगा, वेवलेंथ हमको दिया गया है एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, दिस मच डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू आपको पता है। ये वाला लेना है, ये वाला 5.6 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर, मीटर में बताओ -7 हो जाएगा, बोलो -7। जो आएगा वो यहां लाके रख दीजिएगा, फिर गुणा भाग कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इतना कम फोटान तो निकलेगा नहीं, माइनस वाला पावर तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। उतना कम फोटान अगर इस ऑप्शन को कोई सही माने तो ये कह रहा 0.000000 इतना फोटान, एक से कम फोटान कैसे निकलेगा, आधा फोटान या पौना फोटान कैसे निकलेगा। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होना है, बाकी सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। हो गया बच्चों। तो आज थोड़ा सा मुझे बेटा कहीं जाना है बहुत जरूरी काम से, और आज के लिए आपको छोड़ रहा हूं। अगले डे से मतलब मंडे से अगर आप लोग कहो तो मैं 2 घंटे पढ़ाऊं, हल्का सा पॉज लेकर के 10-15 मिनट का, फिर 2 घंटा पढ़ा दूं। अगर बाकी सब्जेक्ट आपका कोई दिक्कत ना हो, चल भी रहा होगा तो सुबह चल रहा होगा तो ऐसे पढ़ लिया जाए। अगर कहोगे तो देखो सिलेबस खत्म करने में 4-5 दिन का गैप हो जाएगा, फिर अगर इससे चलेंगे तो 5 दिन एक्स्ट्रा समझो, और वैसे अगर चल लिए तो 5 दिन कम से कम हो जाए, जैसा कहोगे। सही है ना। तो पिछली बार ऐसे करते हैं, अगले टर्न से हम लोग इत्मीनान से पढ़ेंगे, सवाल को अच्छे से करेंगे ताकि इसको बार बार रिवाइज ना करना पड़े। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में।